हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 इस्तीफ़ा। यह कहानी गुलाम भारत के एक ऐसे साहसी व्यक्ति की कहानी है जो अपने बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए अपने अंग्रेज़ मालिक की सारी ज्यादतियाँ सहता था, मगर एक दिन कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। परंतु फतेहचंद के विषय में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो यह गलत न होगा। दफ्तर में हार, घर में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थीं। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आँखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके हुए, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौट कर घर आते। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया एवं लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर था। वे नौकरी की खैर मनाते और ज़िंदगी के दिन पूरे करते थे। जाड़े के दिन थे। आकाश में कुछ कुछ बादल छाए हुए थे। आज फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह प्रतिदिन की तरह चारपाई पर चुपचाप लेटे ही थे कि बाहर से किसी ने पुकारा। उनकी छोटी लड़की ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद की पत्नी शारदा बोली, क्या काम है? अभी दफ्तर से आए ही हैं और बुलावा भी आ गया। चपरासी ने कहा, कोई बड़ा ज़रूरी काम है, साहब ने बुलाया है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा, कुछ नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? शारदा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। कहकर पत्नी एक प्लेट में थोड़ी सी दालमोठ और सेंव ले आई। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दालमोठ की 2-3 फंकियाँ लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी। अब ज़रा लपक कर चलिए, नहीं तो जाते ही डांट पड़ेगी। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह, चाहे साहब डांट लगाएं या दांत दिखाएं, हमसे दौड़ा नहीं जाता। तुम जाओ, मैं आता हूँ। कहकर वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए। कमज़ोरी से शरीर कांप रहा था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुँचे। उस समय साहब बंगले में टहल रहे थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोले, इतनी देर कहाँ हो गई? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, अब वे आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। इतने में फतेहचंद भी वहाँ आ पहुँचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने सहम कर कहा, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, पुनः हाजिर हुआ। साहब, चुप रहो, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेहचंद, जब मैंने कोई कसूर किया ही नहीं। साहब, चपरासी, इसका कान पकड़ो। चपरासी ने दबी ज़बान से कहा,
हुजूर, यह भी मेरे साहब हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ सकता हूँ? साहब, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुम्हें हंटर से मारेगा। साहब अब क्रोध को बर्दाश्त न कर सके, हंटर लेकर दौड़े। अभी तक चुपचाप खड़ा चपरासी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी भी चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर साहब उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिलाता हुआ बोला, तुम गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान सहलाते हुए कहा, कौन सी फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं? हम फाइल मांगता है, साहब बोला। फतेहचंद ने कान सहलाते हुए कहा, आप कौन सी फाइल मांगते हैं? साहब, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ, दौड़ कर जाओ, दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हुजूर, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब, ओ, तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुम्हें दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो, पीछे से धक्का देकर। तुम अभी भी नहीं दौड़ेगा? यह कहते हुए साहब हंटर दिखाने लगे। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर न गए, जाकर करते भी क्या? साहब ने फाइल का नाम तो बताया ही नहीं, शायद नशे में भूल गया है। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने उनके पैरों में बेड़ियां सी डाल दी थीं। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमज़ोरी पर जितना दुख हुआ, उतना और कभी न हुआ था। घर पहुंचते ही शारदा ने पूछा, साहब ने किस लिए बुलाया था? बड़ी देर कर दी। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, उसे नशे की सनक थी, और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने के लिए कहा। चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया कि हुजूर, मुझसे यह काम न होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की है। वह उसी वक्त वहाँ से सलाम करके चला गया। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, यही बहादुरी है? तुमने उस साहब को फटकारा क्यों नहीं? फतेहचंद, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़ियाँ जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच, इतना सा मुंह हो गया होगा उसका। देख लेना, अब किसी साहब की यह हिम्मत न होगी कि किसी बाबू को गालियां दे। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर वह मुझे गोली मार देता तो फिर तुम लोग कहाँ जाते? शारदा, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ मान सम्मान है। सम्मान गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मारकर आए हो तो मैं गर्व से फूली नहीं समा रही हूँ। मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से घृणा करती। फतेहचंद उसी समय उठकर चल दिए। शारदा पुकारती रही, कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। वे फिर से साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे। डरे हुए नहीं, बल्कि पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमज़ोरी, आँखों में वह बेबसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमज़ोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला,
दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा हिम्मत से भरा हुआ और मजबूत। मन में दृढ़ संकल्प था, अपमान का बदला अपमान। उस वक्त रात के 9 बजे थे। साहब खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज़ पर से उठ जाने का इंतज़ार न किया। वे चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। ज़मीन पर कालीन बिछी हुई थी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोध भरी नज़रों से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ, अंदर क्यों चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, आपने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद साहब के पासंग में भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। हाथापाई करने में यद्यपि साहब के जीतने में ज़रा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से फतेहचंद को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने कहा, ओहो, हम समझ गया, पर हमसे नाराज़ है। सॉरी, आप हमसे नाराज़ है। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज़ हैं? फतेहचंद ने कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे, क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब, मैंने आपका कान पकड़ा? आहा हा हा हा, क्या मजाक है? क्या मैं पागल हूँ? फतेहचंद, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था। बेरा ने हमें बहुत दे दिया था, हमें कुछ खबर नहीं क्या हुआ। माय गॉड! फतेहचंद, नशे में अगर आपने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर आपको नशा था और नशे में सब कुछ माफ़ है, तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फ़ैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, नहीं तो अभी डंडे से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहा है तो हम आपसे माफ़ी मांगता है। फतेहचंद, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से डंडा छीन लें, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज़ पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर वार किया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद, इसकी मुझे परवाह नहीं। अगर आज मैं तुम्हें बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ने ही वाला है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर से जैसे ही डंडा उठाया, साहब कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे? कभी नहीं।
अगर फिर ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। हम किसी को गाली नहीं देगा। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आज से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं अपने इस्तीफ़े में यह लिख कर भेजूँगा कि आपने मुझे गालियाँ दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब, आप इस्तीफ़ा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद, अब तुम जैसे कृतज्ञ व्यक्ति की नौकरी नहीं करूँगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर की ओर चल दिए। आज उन्हें सच्ची विजय का अनुभव हुआ। उन्हें आज से पहले कभी ऐसी खुशी प्राप्त नहीं हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। आज़ाद भारत की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम था। So this was the reading of our chapter Istifa. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, don't forget to check the description box for the links to other chapters. Thank you everyone.